विकास किसको कहते हैं? कोई बड़ा बिल्डिंग बन जाए, अहमदाबाद 100 किलोमीटर लंबा हो गया, वो विकास हो गया क्या? लोग 20 साल की आयु में हार्ट अटैक से मर रहे हैं, ये विकास है क्या? एक माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं, ये विकास है क्या? मुझे लगता है कि हम लोग सिस्टम से बाहर जाके भटक गए हैं। समस्याओं के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इसीलिए कि मेरे से ज़्यादा समस्याओं के बारे में आप जानते हैं। मैंने 2-4 समस्याएं मोटी मोटी बता दी। अब मैं ज़्यादा समाधानकारी बात करूंगा। समाधानकारी बात क्या है? जो परिस्थिति है उसको मैं और आप बदल नहीं सकते। पूरा वर्ल्ड का जो माहौल बन रहा है उसको मैं और आप बदल नहीं सकते, परंतु उसमें एक ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं, हम तंदुरुस्त रहे, हमारी इनकम चालू रहे और हम दूसरों का हित करें। हम तंदुरुस्त रहे मतलब हमारा परिवार तंदुरुस्त रहे, हमारी रोजगारी मतलब हमारी इनकम चालू रहे, साथ में हम दूसरों को मदद करें। ये 3 काम हम अच्छी तरह से कर लेते हैं ना, तो सारी पूरी दुनिया की समस्या खत्म हो जाएगी। आधी समस्या तो असंतुष्टि के कारण है। मेरे को 1 लाख पगार है, अब मुझे 1.5 लाख पे जाना है। अब चाहे मैं दूसरे का कितना नुकसान करूं, लेकिन मुझे 1.5 लाख पे जाना है। मैं आपको डैमेज करता हूं, आप दूसरे को डैमेज करें, वो तीसरों को डैमेज करे, उसी से पूरी चेन डैमेज हो जाती है। ये सारी दुविधाओं के बीच में गाय गांव और कृषि, गाय गांव और कृषि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़े रोजगार का आधार है, जिसको हम भूल गए हैं, जिसको हम अंग्रेजी पढ़ाई के अंतर्गत भूल गए हैं। मैं पढ़ाई का विरोधी नहीं हूँ, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के विरोध में बोलेंगे तो ये लोग मारेंगे बाहर जाके पढ़ाई का विरोधी नहीं हूँ, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो विदेशों में कम्युनिकेशन करने में क्या समस्या आती है। हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सब अनपढ़, सब अंगूठा लगाते हैं। पर फिर भी मैंने जो समस्याएं बताई वो समस्याएं के समाधान के रूप में गाय, गांव और कृषि एक बहुत बड़ा रोजगार का, तंदुरुस्ती का और व्यवस्था का भाग बन सकती है और बनी हुई है। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम भूल गए उसको। अब वो कैसे? तो मैं आपको एक 5 मिनट मेरी लाइफ में जो गाय के माध्यम से जो अपॉर्चुनिटी बढ़ी, बिजनेस बढ़ा और मेरा जो प्लेटफॉर्म ऊपर आया, उसके बारे में 5 मिनट बताऊंगा। आज से 25 साल पहले मैं किसी की गाय चराने रखता था, महीने के 80 रुपया मिलते थे। हमारा परिवार बहुत नाजुक और मजदूर परिवार था। परिस्थितियाँ ऐसी आई कि उतने में पूरा नहीं हुआ। फिर 2005 में हमारी जो 10 एकड़ ज़मीन थी वो ज़मीन बेची, मकान बेचा, गहने बेचे और वो सारी चीज़ें बेच के हम गोंडल शहर में मजदूरी के लिए आए थे। एक बैलगाड़ी और 2 बैल और एक गाय थे। मजदूरी करने में एक खेत मिला रेंट पे, जैन परिवार का खेत तो मिल गया, उसकी हफ्ता फिक्स हो गया, साल में 2 बार पैसा देना, लेकिन उसमें इनपुट डालने के लिए केमिकल के पैसे नहीं थे। तो हम गाय का गोबर, गोमूत्र वगैरह डालते थे खेत में। उसके पहले हम गाय चराते थे तो गाय से रुचि थी, हमें नहीं पता था हम कहाँ जा रहे हैं। हम तो रोज़ एक ही सोचते थे कि घर का खाना हो जाए, बच्चों की छोटी मोटी पढ़ाई हो जाए और अच्छे से अपन खा पी के जिंदा रह ले, बस बहुत हो गया। अब गाय के गोबर से
उत्पादन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। एक बार 35 लाख की प्याज हो गई और उस प्याज से हमने वहाँ खेत खरीदा और वो प्याज के कारण एपीएमसी वालों ने न्यूज़ में दे दिया तो पूरे इलेक्ट्रिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया सब जगह पे रमेश भाई की प्याज, गाय आधारित प्याज, बस जब जहाँ देखो 1 महीना न्यूज़ चली तो लोग आने लगे, हमें सिखाओ हमें सिखाओ हमें सिखाओ, पूरे देश भर से। अब सिखाने का तो क्या, रोज़ 2-4 लोग आके बैठ जाते, हम तो फंस गए, काम करे या उनको समय दे, खाना दे। फिर हमने तय किया कि महीने में 3 दिन पहले फ्री में रखते थे तो आगे आके बीड़ी पीने वाले बैठ जाते थे, खाना खाने वाले लोकल होते हैं ना, आना ये हर जगह पे होते हैं। फिर हमने फीस वाला प्रोग्राम किया तो उसमें लोगों की अपेक्षाएं रहती थी कि हमें यहाँ इतने दूर से आए हैं, घी खाना है, दही खाना है, मक्खन खाना है, वो चीज़ दे देते हम। तो उस समय हमारे पास 10-12 ही गाय थी तो हमारा जो रेगुलर था वो बंद हो जाता, तो हमने उसका चार्ज ले लिया। फिर अभी हम ट्रेनिंग देते हैं उसमें 15,000 रुपया चार्ज लेते हैं और उसमें 26 देश से लोग ट्रेनिंग ले गए हमारे यहाँ पिछले 12 साल में, 26 देश से। और उसमें से कुछ हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास 1200 गाय है, सक्सेसफुली मॉडल चला रहे हैं और हम वहाँ हर चीज़ सिखाते हैं। अपने ही कॉम्पिटिटर खड़ा करने का काम करते हैं हम, लेकिन फिर भी हमारा रोजगार कम नहीं हुआ, हमारा बढ़ता ही रहा बढ़ता ही रहा। आज के दिन में महीने का टर्नओवर है हमारा 50 लाख से 70 लाख और लगभग 125 परिवारों का गुजारा मात्र और मात्र गाय से चलता है, मात्र गाय से, नो एनी बिजनेस उसके अंदर, ओनली गाय। 239 प्रोडक्ट है पंचगव्य की, जिसको 200 कंट्री में हम ऑफिशियली ऑन पेपर डेटा के साथ एक्सपोर्ट करते हैं। ये है गौ माता से रोजगार। अब ये चीज़ें चालू हो गई, हमारा बिजनेस रन कर गया, बहुत अच्छे से चल रहा है। अब हम चाहते हैं कि ऐसी एक यूनिवर्सिटी बनानी है जिसके अंदर गाय, गांव और कृषि, उसके सिवा कुछ नहीं होगा। संस्कृत, यज्ञ, गाय, गांव और कृषि, ये बताया मैंने, मेरा विजन, मेरा पूरा जर्नी बोलो आप, जो इंग्लिश में आप बोलना है बोल सकते हो। अब ये पंचगव्य उत्पाद से रोजगार कैसे खड़े हो, खास करके तो मुझे यहाँ रोजगार पे ही बोलने के लिए बोला है, क्योंकि पैसा चाहिए सबको। अब गाय एक ऐसी चीज है जो वाइट पैसा देती है। कैसा देती है? वाइट, ब्लैक का नहीं देती है ना। और इसको कहीं वाइट करने जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये आता ही वाइट है। अब वाइट कैसे? क्योंकि आप यदि रियल में सही गोपालक है तो गाय का खुराक शुद्धता वाला हो, उसके दूध निकालने की जो सिस्टम है वो पद्धति से हो, उसके बाद उसका दूध जो है उसको गर्म करके दही जमाना, उसको मटके में आगे पीछे घूमने वाली मंथनी से उसका मक्खन निकालना, उसको लोहे या पीतल की कढ़ाई में गर्म करना, उसको कांच में पैक करना और कस्टमर तक पहुंचाना। अब उससे वाइट कैसे कहते हैं? क्योंकि घी आपको मार्केट में 700 रुपये और 500 रुपये में किलो भी मिलता है, उसके सामने हमारा घी 3,500 रुपये में बिकता है। एवरी डे 30 किलो बनता है और एवरी डे 30 किलो बिक जाता है। हमारा कोई डीलर नहीं है, कोई डेपो नहीं है, कोई वेयर हाउस नहीं है, कोई कमीशन एजेंट नहीं है, कोई सेलर नहीं है, कोई मार्केटिंग नहीं है। आज तक हमने 1 रुपया देके पेएबल मार्केटिंग नहीं करी है। वो भी एक तरीका है मार्केटिंग का। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम भटक गए हैं। हमें लगता है कि गाय के मतलब, हमारे मन में ऐसी सोच हो गई कि गाय रखने वाला मतलब बुद्धू,
खेती करने वाला बुद्धू, ये हमारी बिल्कुल गलत सोच है। हमारा एक स्टूडेंट है भावनगर वावड़ी में, भावनगर के पास, वो हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेने आया था। उसके पास 20 एकड़ ज़मीन है, पानी नहीं है, पानी मकर संक्रांति के बाद उसके पास नहीं रहता। तो बेचारा बहुत दुखी है, योगेश पांड्या नाम है उसका, बहुत दुखी था जब ट्रेनिंग में आया। तो उसको हमारी मुलाकात, हमारी ट्रेनिंग के बाद उसने जब हमने सिखाया था तो उन्होंने दूधी का, लौकी का पाउडर, करेले का पाउडर, 20 दिन के चने का पाउडर, मेथी का पाउडर, जौ का पाउडर, गेहूं का जवारा का पाउडर, सहजन की पत्तियों का पाउडर, ड्रम स्टिक का मतलब सहजन की स्टिक का पाउडर, सहजन की छाल का पाउडर, देसी बबूल के बीज का पाउडर, शीशम की पत्तियों का पाउडर, मीठी नीम की पत्तियों का पाउडर, कड़वी नीम की पत्तियों का पाउडर, ऐसे 65 प्रकार के पाउडर बना डाले और बेचने का चालू कर दिया। चुकंदर का पाउडर, जासूद के बीज का, जासूद के फूल का पाउडर। तो जो मैंने सिखाया था एक एक चीज़ का महत्व, जैसे आपको हड्डियों की कमजोरी है, देसी बबूल के बीज का पाउडर गर्म दूध के साथ लो, 10 दिन में रिजल्ट आएगा। माता और बहनों को हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है, जासूद के फूल का पाउडर और चुकंदर का पाउडर 1-1 चम्मच गर्म पानी या गर्म दूध में लो। तो ये उसको मैंने सिखा दिया। आज के दिन में उसका एवरी मंथ टर्नओवर है 8 लाख का, महीने का टर्नओवर है 8 लाख का। गांव के अंदर 25 से 40 बहनों को रोजगार देते हैं और 10 से 12 गाय पालते हैं। एक हमारे मेघजी भाई है कच्छ के, जो ओनली गोबर से उत्पाद बनाते हैं। ऐसे ही काशीपुर में है उत्तराखंड में नीरज चौधरी करके, आप गूगल में लिखेंगे तो आ जाएगा। 750 प्रकार के आर्टिकल्स बनाता है गाय के गोबर से और पूरे वर्ल्ड में बेचता है। वो भी अपना स्टूडेंट है। तो गाय से अपॉर्चुनिटी, अब गाय से अपॉर्चुनिटी, हम लोग गोपालन करते हैं तो क्या करते हैं, इसमें कोई लोग करते हैं गोपालन? नहीं करते, 1-2 लोग करते हैं। हम लोग गोपालन करते हैं तो दूध बेचते हैं। क्या बेचते हैं? दूध बेचते हैं। एक रियल में गाय का दूध जो है ना वो बेचने के लिए है ही नहीं। हम लोगों ने कभी दूध बेचा ही नहीं। एवरीडे हमारा दूध का प्रोडक्शन है 500 लीटर, 550 ऊपर होगा लेकिन 500 लीटर। 1 लीटर दूध नहीं बेचते हम लोग। हम लोग क्या करते हैं, दूध से पहले घी बनाते हैं। घी बन जाता है नॉर्मल, उसके बाद उसको अपने पास ऋषि मुनियों के संशोधन है काफ़ी सारे, अष्टांग हृदयम, भाव प्रकाश निकंटू, चारक संहिता, हारित संहिता, भृगु संहिता, ऐसी पारद संहिता, काश्यप संहिता, वनस्पति विज्ञान, वृक्षायुर्वेद, ऐसी लगभग रस रत्नाकर, भैषज्य रत्नावली, सारंगधर संहिता, ऐसे किताबों से मैंने कुछ नहीं किया, ऐसी किताबों से देखा, समझा। तो स्टेप बाय स्टेप, जैसे आज हम 65 टाइप के अलग अलग घी बनाते हैं, वो हमने एक साथ चालू नहीं किया था। पहले हमने फलघृत बनाया था सबसे पहले, सारंगधर संहिता के रेफरेंस से। वो फलघृत हम बेचते हैं 12,000 का किलो, और जितना बनता है उतना बिक जाता है। वो पीसीओडी और फर्टिलिटी में काम करता है, और वो वशिष्ठ ऋषि ने वशिष्ठ संहिता के अंदर उसका रेफरेंस है। तो मैंने ये किया, कुमकुम आदि घृत बनाया भैषज्य रत्नावली से। वो घी का रेट है 2,40,000 रुपया 1 किलो का, और वो जितना बनता है उतना बिक जाता है। महीने में जितना बनाते हैं उतना बिक जाता है, और वो सबसे ज़्यादा जाता है यूएई और यूएस में। पूरी दुनिया को ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ हमें प्रोडक्ट पे फोकस करना है, हमारी कार्य प्रणाली पे फोकस करना है, हमारी काम करने की पद्धति, और हम दूसरे लोगों से कैसे कम्युनिकेशन रखते हैं,
ये तो 3,500 से लेके 2,40,000 के वेरिएंट घृत है हमारे पास। 5,000 वाला सुवर्ण सिद्ध घृतम है 7,000 का किलो, कामदेव घृतम है 51,000 का किलो, सहस्त्रादि धोत है 100 ग्राम का 5,000 रुपया है, और लोग लेते हैं और रिजल्ट भी मिलता है। खाली लेने के लिए लेते हैं ऐसे नहीं। यहाँ पे जो बात करनी है मात्र और मात्र बिजनेस की, तो अब उसी फोकस पे थोड़ी डाइवर्ट करके बात करेंगे। हमें सिखाया जाता है स्कूल में पढ़ो, और लास्ट कॉलेज वाले क्या बोलते, वो होता है लास्ट सेमेस्टर में जब सिखाते हैं ना, तो लड़कों लड़कियों को क्या सिखाते हैं, वो पैकेज वाला सिखा देते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, आप ये पैकेज करोगे, ये करोगे तो इतना पैकेज मिलेगा, ये कोर्स करोगे तो इतना पैकेज मिलेगा। तो लड़का लड़की जब कॉलेज पढ़ाई छोड़ने की तैयारी करते हैं, उसके लास्ट 2 साल में उसके माइंड में ये भर दिया जाता है कि आप ये करोगे तो ये पैकेज मिलेगा। अब पैकेज के पीछे हमारे लड़के लड़की इतने पागल हो जाते हैं कि वो पहले तो वही भूल जाते हैं कि वो लड़का है या लड़की, केस वहाँ से ख़त्म। उसके बाद वो माँ बाप को भूल जाते हैं। जैसे अहमदाबाद का लड़का है, उसको कोयम्बतूर में पैकेज मिला 25 लाख वाला, तो अहमदाबाद छोड़ के भाग जाएगा, है ना। वहीं पे कोई लड़की मिल गई तो उससे शादी भी कर लेगा। माँ बाप से दूर हो गया, परिवार से दूर हो गया, कल्चर से दूर हो गया। तो हमारे माँ बाप, अब मुझे लगता है इसमें भी माँ बाप तो काफ़ी है, सबके लगभग सब माँ बाप है ही। एक लड़का एक लड़की जन्म से लेके कॉलेज पास कर ले, इतनी पढ़ाई कराने में माँ बाप की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है ना। उसके बाद इतनी मेहनत के बाद हमारा लड़का या लड़की स्कूल से कॉलेज से बनकर क्या आता है, क्या बन के आता है, कोई बताएगा क्या बन के आता है? नौकर, क्या बन के आता है? नौकर। नौकर बनाने की फैक्ट्री है माता पिता क्या? हाँ, हम लोग बच्चे को जन्म देते हैं तो किसी का गुलाम बनाने के लिए देते हैं क्या? हमारी संस्कृति हमें यह सिखाती है क्या? महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, भगवान राम के वंशज है हम, है ना कि नहीं है? वो स्कूली शिक्षा हमें नपुंसक बना देती है। 10,000 में यस सर जी सर, यस सर जी सर। माँ बाप की एक बात नहीं मानेंगे लड़के लड़की, लेकिन बॉस बोलेगा ना पानी पानी। बॉस ने बोल दिया आज 8 बजे तक बैठना है तो 8 बजे तक बैठेंगे। घर में माँ बाप कहेंगे कि आज मेरे साथ चल, उधर मंदिर जाना है, नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगा, तू जा। ये परिस्थिति हो रही है, और ये परिस्थिति में से बचने के लिए क्या करना चाहिए? उसका जवाब है गाय। ये हमारे सागर भाई एक्सपोर्ट का काम करते हैं पिछले 7 साल से। अब तो एक्सपोर्ट का 2 साल से ट्रेनिंग भी देते हैं, और वो भी खेती गाय और ज़मीन से जुड़े हुए हैं। डायरेक्ट किसान की प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में बहुत सपोर्टिव है। परंतु जिस प्रकार से हम चल रहे हैं, कितने लोग चाहते हैं बिजनेस करने का? सब चाहते हैं ना। इसका मतलब ये कि आपके पास कोई बिजनेस है ही नहीं, ये तो उससे आप संतुष्ट नहीं है, ये तो उससे आप संतुष्ट नहीं है। अब कितने लोग चाहते हैं कि गाय और गांव के साथ बिजनेस करेंगे? ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? नहीं, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं, लेकिन आपने बहुत जगह पे रिसर्च किया होगा ना। दुनिया कितनी भी डिजिटल हो जाए, 2G 4G 5G आया, अब 10G बन जाए, 12G बन जाए, 15G बन जाए, कुछ भी बन जाए, 50-50 करोड़ की कंप्यूटर आ जाएगी आने वाले समय में। अभी वो सॉफ्टवेयर आ रहा है ना
क्या बोलते हैं उसको, एडवांस टेक्नोलॉजी, आप उसको बोल दो सारा काम कर देगा। मैं, हाँ, आपको पता है अभी समय क्या बदलने वाला है, मेरे से आप ज़्यादा जानते हैं, लेकिन आपने उसके ऊपर कभी सोचा नहीं है। आने वाले 10 साल में 60 से 70% लोग बेरोजगार होने वाले हैं। कितने? जिस ऑफिस में 10 लोग लगते हैं ना, वो ऑफिस 2 लोग से चलेगी, सिर्फ 2 लोगों से। यह बात आप नोट कर लेना, मैं भविष्य देख रहा हूं आगे। और उसके सामने एक ही आधार है, गाय। मुझे ये बताओ, आप 100 करोड़ का कंप्यूटर ले लोगे तो खाना कंप्यूटर में बनेगा क्या? ब्रेड, पाव, रोटी कुछ कंप्यूटर से बन के आएगा क्या? गेहूं का दाना, सब्जी, वेजिटेबल कभी कंप्यूटर बना के देगा क्या? 500 करोड़ का कंप्यूटर बन जाएगा तो गाय का दूध, घी, दही, छाछ, मक्खन कंप्यूटर से निकलेगा क्या? हाँ, उसके लिए हमें जमीन पे जाना ही पड़ेगा, खेत में जाना ही पड़ेगा। उसके बिना कोई विकल्प है ही नहीं, उसके बिना कोई विकल्प है ही नहीं। अब रही बात रोजगार की, तो कौन कहता है खेत के अंदर रोजगार नहीं है? ये वेजिटेबल एक्सपोर्ट करता है, भारत खाता है, उसमें से 10% ही खाता है, 90% तो एक्सपोर्ट करता है। यदि भारत में कमी है तो एक्सपोर्ट थोड़ी होगा, भारत में कमी है तो एक्सपोर्ट नहीं होगा ना। अभी उसमें भी इनोवेशन आ गया। देखो, मैं तो ये कहूंगा कि आपके पास लौकी एक्स्ट्रा है, एक्सपोर्ट मत करो, उसको काटो, फ्रीज ड्रायर करो। ये फ्रीज ड्रायर पत्ती के माध्यम से उसको ड्राई कर दो, और जब सीजन आई उसकी तब बेचो। अरे दुनिया के कितने देश ऐसे हैं जिसके अंदर वेजिटेबल होता ही नहीं, जहां फ्रेश वेजिटेबल पहुंचाना पॉसिबल भी नहीं है, वहां पे ड्राई वेजिटेबल पहुंचाओ। किसान के खेत में सस्ता है तब खरीदो, खुद कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओ। भारत सरकार, नरेंद्र भाई मोदी इतना कृषि की आय दोगुनी करने में लगे हैं, गाय आधारित कृषि करें, क्योंकि गाय के माध्यम से ही साइकिल चलने वाली है। आपको हम बता दें, नोट कर लीजिए, चरक संहिता कहता है कि मधुमक्खी और गोपालन ये बंद हो जाएगा ना, तो मनुष्य की नहीं, प्राणी मात्र की फर्टिलिटी डाउन हो जाएगी, 0। बच्चे पैदा होना ही बंद हो जाएंगे, बीज बनना ही बंद हो जाएगा, मेल फीमेल दोनों में। तो सबसे ज्यादा जरूरी है गाय के साथ रोजगार। ऐसा नहीं है गाय के साथ खाली घी का ही रोजगार हो सकता है, खाली दूध का ही रोजगार हो सकता है। गाय आधारित खेती करो तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक खेती। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक खेती। आज पूरी दुनिया को समझ में आ गया है इंसान को कैसा खाना चाहिए। कैसा खाना चाहिए भाई? या केमिकल 3++ वाला खाना चाहिए या गाय आधारित खाना चाहिए? हाँ, तो उसके लिए हमें गाय के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। ये तो मैंने सिर्फ एक उदाहरण बताया है। अभी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि गाय के गोमूत्र से टेबलेट्स बन रही है, फ्रीज ड्रायर से। गाय के गोमूत्र से अलग अलग औषधि बन रही है। आप उसमें जाके देखोगे आयुर्वेद शास्त्र में, तो इतने बिजनेस पड़े हुए उसके अंदर की मैं और आप सोच भी नहीं सकते। पूरा गुजरात उसमें लग जाए, पूरा भारत उस बिजनेस में लग जाए ना, तो भी दुनिया की डिमांड पूरी नहीं हो सकती। इतनी पूरी दुनिया की डिमांड है। ये तो एक ही चीज की बात कर रहा हूं मैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो हम सोच भी नहीं सकते। और सरकार भी सब्सिडी दे रही है, जो हम आज 120 देश से लेके हमने चालू किया था एक्सपोर्ट का, 200 देश तक पहुंचाया। तो जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें GST बाद मिलता है। मतलब हम कोई चीज को एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स नहीं है। और एक्सपोर्ट में भारत सरकार की इतनी हेल्प है कि हम सोच भी नहीं सकते। आज दुबई का, UAE का देखिए, ग्रीन दुबई का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, आपने शायद देखा होगा ग्रीन दुबई का प्रोजेक्ट। पता है आपको, भारत से गाय का गोबर मंगवाता है। कितने लोगों को पता है? आप गूगल में सर्च कर लेना ग्रीन दुबई। मैं जो बोलूंगा ओपन ही बोलूंगा।
और आप उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गाय के माध्यम से रोजगार नहीं हो सकता। हम लोग एक आसन बनाते हैं गाय के गोबर से। वो आसन के अंदर 7 नदियों का जल, 9 प्रकार की मिट्टी और उसके अंदर बहुत सारी औषध डालते हैं और वो आसन बेचते हैं। वो आसन की कीमत है हमारी 5100 रुपया। 1 साल का वेटिंग रहता है, 1 साल का वेटिंग रहता है। कौन कहता है रोजगार नहीं है? हमारे पास दिशा नहीं है, हमारे पास वे नहीं है। रोजगार की कमी नहीं है भारत में, और उसमें भी गाय के माध्यम से। कोलेस्ट्रॉम को कितने लोग जानते हैं? आज हमारी वेबसाइट पे अभी आप क्लिक करके देखो, 6 महीने का वेटिंग मिलेगा आपको, 6 महीने एडवांस, और 10,000 रुपया किलो पाउडर, और वो भी अनटेक्निकल, कपड़े में सुखाया हुआ, फिर भी 10,000 रुपया किलो और 6 महीने का वेटिंग। कौन कहता है रोजगार की कमी है? रोजगार नहीं है ऐसा है ही नहीं। हमारे पास विजन नहीं है, हमारे पास विजन नहीं है, क्योंकि हम लोग एक वन वे पढ़ रहे हैं। हालांकि ये गलत है। भारत सरकार को इसके ऊपर अनुसंधान करके सोचना चाहिए कि जिनको मैकोलो वाला पढ़ना है वो मैकोलो वाला पढ़े, जिनको वैदिक बोर्ड पढ़ना है, गाय गांव और कृषि के बारे में पढ़ना है, वो गाय गांव और कृषि के बारे में पढ़े। पर यहाँ तो क्या किया गया है, एक योजनाबद्ध तरीके से मानसिक गुलामी की जंजाल में लेने के लिए लोगों को मात्र और मात्र मैकोलो का ही पढ़ाया जाता है, और अंत में जाके क्या मिलता है? माँ बाप परिवार से छूट जाओ और नौकर बन जाओ। जब उसको याद आती है परिवार की, माँ बाप की, तब बहुत देर हो गई होती है, तो वो बहुत आगे निकल गया होता है, फिर मोड़ने का वक्त नहीं रहता उसके पास। तो यहाँ पे अपना टॉपिक था गाय गांव और कृषि से रोजगार। हमारे यहाँ गोल कुटीर बनाई है हम लोगों ने, जो गाय के गोबर से। उसमें एक नाइट का 24 घंटे का रहने का चार्ज है $100, और लोग आते हैं, खुश होके जाते हैं। अभी आगे हम गाय को गले लगाने का भी चार्ज लागू करने वाले हैं, है ना। तो गाय के साथ इतनी रोजगार की आवश्यक संभावनाएं खड़ी है, पर हमारा विजन उधर नहीं है। हम सिर्फ इधर ही देखते हैं, हम एक साइड ही देखते हैं। आपको बताओ, मैं बुरा मत मानना, हमारे उसमें सीए एक नौकरी कर रहे हैं, आईआईएम से पास आउट, कंप्यूटर इंजीनियर नौकरी कर रहे हैं। पता नहीं, मुझे तो उसका बीसी बीबीए क्या कहते हैं, नहीं, नाम नहीं आते। हाँ, पर जितने मेरे ऑफिस में काम करते हैं ना, वो सबके पास सर्टिफिकेट है, कोई ना कोई सर्टिफिकेट है, और मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे परिवार में किसी के पास नहीं है, मेरे परिवार में किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो मैं किसी की बुराई नहीं करता, परंतु सर्टिफिकेट से ही दुनिया चलती है ना, ये गलत मान्यता है। मात्र और मात्र अहमदाबाद में ही आपको काम मिलेगा, ये गलत मान्यता है। आप गांव में रहो, किस घर में टमाटो का सॉस नहीं बिकता, यूज होता, बताइए मुझे। कितने घर ऐसे हैं? किसानों को टमाटा लगवाओ, उसका सॉस बनाओ, बेचो। हम जहाँ रहते हैं ना, वहाँ कोई शहर नहीं है, वहाँ से आसपास 5 या 6 किलोमीटर में कोई एक बाइक की आवाज़ भी नहीं आती, फिर भी एवरीडे 18 से 60 लोग विजिट में आते हैं। कितने? 18 से 60 लोग एवरीडे विजिट में आते हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं है कि 15-17 लोग नहीं आए। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हमारे मन में एक फिक्स हो गया है कि शहर में ही रोजगार होता है। ऐसी ही दूसरी समस्या है, गांव में कोई लड़की नहीं देता, है ना, गाय वालों की शादी नहीं होती। ये वास्तविकता है।
यदि गाय वाले की और किसान की इसी प्रकार से तिरस्कारी भावना, तिरस्कारी नीति चलती रही तो मित्रों खेती करेगा कौन? कोई नहीं करेगा। सबको मान सम्मान, पर्सनालिटी सबको चाहिए। ग्वालों को इतनी गंदी नजर से लोग देखेंगे तो गोपालन करेगा कौन? और गांवों में खेती नहीं होगी और गोपालन नहीं होगा तो आपको खाना कौन देगा? भारत की और दुनिया मात्र की अस्मिता का आधार है गाय, गाय, गांव और कृषि। गांव में कोई रहेगा ही नहीं तो खाना बनेगा कैसे? गेहूं पैदा कैसे होगा? तो ये एक गलत मान्यता है, उसके अगेंस्ट में मैं बोल रहा हूं कि गाय, गांव और कृषि के अंदर इतनी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है कि हम सोच भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते इतना बिजनेस हो सकता है गांव के अंदर। और हमने करके दिखाया है और आगे भी हम करेंगे। और अभी हम एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर खोलने वाले हैं। और जो कह रहे हैं वो खाली कहने के लिए नहीं कह रहे हैं। हमारी वेबसाइट भी आप देख सकते हैं, हमारी यूट्यूब है उसमें 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर्स है, वो भी देख सकते हैं। और आप लाइव आके अपना पूरा प्रोजेक्ट और पूरा कैंपस भी देख सकते हैं। और हम तो चाहते हैं, हम एक एसोसिएशन बना रहे हैं कि हमारा आगे का टारगेट है एवरीडे $5,000 का एक्सपोर्ट। एवरीडे हमारे कैंपस में से $5,000 का एक्सपोर्ट, और ऐसे 1 करोड़ किसान खड़े करेंगे देश में। फिर देखते हैं कि सरकार हमारे पास आती है कि नहीं आती है। गाय और खेती, उसके साथ योजनाबद्ध तरीके से कभी काम नहीं हुआ, उसको हमेशा तिरस्कार की दृष्टि से देखा गया। गाय के बिना मनुष्य जन्म का आरोग्य अधूरा, गाय के बिना आयुर्वेद अधूरा। आप इसमें से कोई आयुर्वेद के अभ्यासी हो तो पता होगा कि आयुर्वेद शास्त्र में से खाली गाय को निकाल दो तो आयुर्वेद खाली हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। ऐसे ही कृषि से गाय को हटा लो, मतलब गोबर गोमूत्र कृषि से हटा लो तो कृषि क्या हो जाएगी? जहरीली। क्या हो जाएगी? जो हम खा रहे हैं। और अध्यात्म से गाय हटा लो, अध्यात्म अधूरा हो जाएगा। तो गाय पूरे ब्रह्मांड का प्राण है। अथर्ववेद ने तो वहां तक कहा है कि गाय 11 रुद्र और 8 वसुओं की जननी है। वो एक साइंस अलग है, उसमें हम नहीं जाएंगे। परंतु गाय सर्व कार्य का आधार है। यदि हम गाय को रोजगार का आधार बना के चलेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार की कमी रहेगी। जैसे मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। हमारे घर में 9 लोगों का परिवार है। मेरी आयु 45 साल की है। मेरी आयु में मैंने कभी गोली नहीं देखी है। मेडिकल की गोली आती है ना, वो कभी नहीं देखी है। मैंने परिवार में मेरे बच्चे 15-15, 17-17 साल के हैं, उनका कोई अस्पताल में नाम लिखा हुआ दिखा दे तो उसको हम 1 लाख रुपया और 1 गाय इनाम में देंगे, कहीं पर भी हॉस्पिटल में। तो ये हमारा मेडिकल खर्च डाउन आया कि नहीं आया? गाय को पूरे जीवन व्यवस्था के आधार से जोड़ के देखेंगे ना तो समझ में आएगा। सामान्य आप एक परिवार का मेडिकल खर्च क्या रहेगा भाई? 2-3 लाख साल का, और वो भी 2-3 परिवार लोगों का। हमारा तो 9 लोगों का फैमिली है, तो 5-7 लाख तो पकड़ो साल का। वो 5 लाख हमारे बच गए। हम 20 एकड़ में खेती करते हैं भाई। गोविंद भाई 20 एकड़ में खेती करें तो कितना खर्च लगेगा? लगभग केमिकल का 5 लाख कम से कम नॉर्मल। तो हमारा 5 लाख वो बच गया, हुआ ना। और जो दूध देती है वो तो प्लस में, उसका हम घी बना के एक्सपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया में। तो ऐसे गाय के साथ अभी हमारे पास जैसे हमने रहने का कुटीर बनाए तो उसकी इतनी इंक्वायरी है, यदि किसी को इंटरेस्ट है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट दे देता हूँ। आप ऑर्डर ले लो, बनाओ, जा के बना दो, सबको डिज़ाइन में दे दूंगा। और मैं तो यूट्यूब में भी खुला सिखाता हूँ। तो ऐसा कहते हैं ना, जो गाँवों में रोजगार नहीं है
तो यदि ऐसा ही लोग सोचेंगे तो हमारे लड़के लड़कियों की शादी नहीं होगी क्या? हाँ, तुम लोग उत्साह से गाय पालन में मत आना, शादी नहीं होगी, फिर लड़की कौन देगा? है ना? तो गाय के साथ जुड़ना एक सौभाग्य की बात है। और गाय के अंदर ये मैंने जो आपको अभी बात करी वो सारी एक ज़्यादातर बात इकोनॉमिकल करी है कि अर्थ से जोड़ के बात करी है। पर यदि आप कितने भी ट्रेस में हो, थोड़ी इमोशनल बात करता हूँ, कितने भी ट्रेस में हो, कितने भी डिप्रेशन में हो, जब छोटे छोटे गाय के बच्चे होते ना, उसके पास चले जाओ, आप सारी दुनिया भूल जाओगे, सारी दुनिया भूल जाओगे, मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ हो जाओगे, स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। आप ट्राई करके देखना, क्योंकि वो बच्चे इतने पवित्र और कोमल होते हैं ना, निर्दोष। कोई आपका कान पकड़ेगा, कोई आपकी उंगली पकड़ेगा, कोई आपका गाल पकड़ेगा, गाय के बच्चे, कोई आपके ऊपर चढ़ेगा, कोई आपका पायजामा पकड़ेगा। तो उससे जो है ना, आपके मन में जो चक्र चल रहा है ना, उस चक्र में से आप इधर आ जाओगे तुरंत, उसकी निर्दोषता के ऊपर। कितना भी कठोर व्यक्ति हो, गाय के बच्चों के साथ छोड़ दो, उसके अंदर मातृत्व, वात्सल्य, करुणा, दया, लागणी, इमोशन अपने आप उत्पन्न होंगे। क्योंकि मैं और आप बने तो ब्रह्मांड से ही है ना, पाकिस्तान से तो नहीं आए कोई। हाँ, बने तो इस मिट्टी से ही है, पंचमहाभूत से बने हैं। तो गाय के अंदर वो देवत्व भी है, गाय के अंदर वो देवत्व भी है कि वो युग पुरुष भगवान श्री कृष्ण जैसे संतान भी दे सकती है। तो ऐसी अनेकों बातों गाय से जुड़ी हुई है। आज हमारा गाय के साथ वो लेवल है कि जो हम सोचते हैं वो हो जाता है। सुबह हम कहते हैं कि आज महिपाल जी को मिलना है, तो शाम तक महिपाल जी ही आ जाते हैं मिलने के लिए, जाने की जरूरत नहीं रहती। ये गाय का देवत्व है। राज्यपाल, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, अलाना फलाना, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिससे हम सीधा बात नहीं करते। नो मीडिएटर कोई, उसका मात्र एक और एक देवत्व और ऊर्जा है, तो वो गाय है। इस प्रकार से गाय को जिस प्रकार से रोजगार से जोड़ के देखना चाहिए, उस प्रकार से आज तक देखा नहीं गया है। और मैं अभिनंदन करता हूं अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन का, टीम का और अपने सागर भाई का, कि उन लोगों ने गोपालन को एक महत्व देके उसके गोपालन के रिलेटिव सेमिनार रखा। अभी तो मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ इकोनॉमिकल ही बोल रहा हूँ, पर ऐसा ही एक दूसरा पंचगव्य का पॉइंट भी है। आपको 2-4 टिप्स भी बता देता हूँ। आपके पेट की कैसी भी गड़बड़ी हो, लाखों रुपये की दवाई लेने से आपका पीएच बैलेंस नहीं होता है। अपने स्टमक के अंदर एक माइक्रोफ्लोरा कल्चर होता है, जो कल्चर डैमेज हो जाता है, उसको डेवलप करने में बहुत टाइम लग जाता है। ये टेक्निकल और साइंस के साथ प्रूव बात है। उसको आप 200 ग्राम देसी गाय का दूध और 200 ग्राम ड्रिंकिंग सोडा प्लेन मिला के पिला दो तुरंत, सुबह शाम। एक ही बार में उसका पीएच 7 से ऊपर आ जाएगा, एक ही डोज में। एसिडिटी तो एक डोज में ऐसे जाएगी कि जैसे आपने कोई बोतल लगाई है। गैस, एसिडिटी, पित्त एक ही डोज में क्योर हो जाएगा। अब किसी को पथरी है, यूरिन में स्टोन है, दूध और सोडा पिला दो। किसी को नींद नहीं आ रही है, दूध और सोडा पिला दो। तो ऐसे ऐसे टिप्स है जिसको हम आज तक समझ ही नहीं पाए हैं। आंखों की एलर्जी है, गाय का दूध ठंडा करके उसमें रुई भिगो दो, जब इतना ठंडा हो जाए कि 0 सेंटीग्रेड के आसपास आ जाए, उसमें रुई भिगो के आंखों के ऊपर रख दो। 1 साल की कंप्यूटर की थकान मात्र और मात्र 30 मिनट में गायब हो जाएगी। उतनी आप 50,000 की दवाई लेओगे ना, तो भी इतनी शांति नहीं मिलेगी, इतनी शांति मिलेगी। तो इनकम नहीं है क्या? ये एक प्रकार की इनकम ही है ना। ये आप एसिडिटी की दवाई साल में 50,000 की लो और एक बोतल से, दूध की बोतल से ठीक हो जाते हो, तो आपकी इनकम नहीं है क्या? यूरिन में कितनी भी जलन हो, आपको कभी धूप में चले हो, गर्मी लग गई है, लगता है ना लू लग जाती है, उसको हमारे गुजराती में उनवा बोलते हैं।
दूध और सोडा पी लो, 15 मिनट में खत्म, 20 मिनट नहीं लगेगा। ये गाय को शास्त्रों के साथ इसीलिए जोड़ा गया है, उसको देवों का भी देव इसीलिए कहा गया है। कोई भगवान आके उसके अंदर बैठ नहीं गए हैं, पर वो जो ब्रह्मांड के अंदर 33 कोटि मतलब सीआर एनर्जियां जो काम कर रही है, वो सभी एनर्जी को इंप्रूव करने का काम गाय कर सकती है। कितनी भी वो फुनस निकलती है शरीर में, इमरजेंसी एलर्जी बोलते हैं उसको, 1 चम्मच गाय का घी, 1 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच खांड, ये तीनों मिला के खा लो, 15 से 20 मिनट में ये एलर्जी चली जाएगी और जीवन में कभी नहीं होगी। हाँ, जिंदगी में कभी नहीं होगी। क्या? रोज गौमूत्र पियो ताजा 50 ग्राम, तुरंत खाली। हाँ, तुरंत खाली। गलत है वो, उसके पास ऑथेंटिक आधार क्या है? और गौमूत्र से इनफर्टिलिटी हो सकती है यदि आपने जहरीला गौमूत्र पिया है तो। गाय चरने वाली होनी चाहिए, गाय पहले हेल्दी होनी चाहिए। जो भी मैं बोलता हूं ना, वो तंदुरुस्त गाय का बोलता हूं, बीमार गाय का नहीं। बीमार गाय का पियोगे तो हो सकता है। तो ऐसे नींद नहीं आती है, पिपरमूल का पाउडर गाय के दूध में मिला के पी लो। पिपरी मूड एक औषध आता है, उसका आधा चम्मच पाउडर 1 गिलास दूध में मिला के पी लो, तुरंत नींद आएगी। जैसे आपने गोली खाई है ऐसे नींद आएगी। आपको नींद नहीं आती तो गाय का दही और चावल 1-1 कटोरी मार के खा लो, तुरंत नींद आ जाएगी। खाली गाय की छाछ पियो दोपहर को आधा लीटर, तो भी नींद आ जाएगी, बिल्कुल पेट साफ रहेगा। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम समझ भी नहीं सकते, इतनी चीजें हैं इसमें। अभी तो हम 1% का 1000वां भाग भी नहीं जानते हैं, इतनी चीजें हैं। तो ये इस प्रकार से गाय का दूसरा स्वरूप है। ऐसे गाय के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्वरूप है। भारतीय इंडिजियस बद्धी गाय, सभी गाय देसी गाय होनी चाहिए, मतलब HF जर्सी वो गाय की कैटेगरी में नहीं आती। तो इस प्रकार से जो एक्सपोर्ट का एक बिजनेस है, जो जिसको हमने आज इतने लेवल पे ले गए हैं, उसमें एक हमारी वेबसाइट है, खुद का पोर्टल है, उसके ऊपर सारी प्रोडक्ट हमारी 240 प्रोडक्ट लिस्टिंग है। और जो कंट्री में खोलेंगे उस कंट्री में उसका रेट दिखाएगा, अलग अलग डॉलर में, डिरम में, पाउंड में, जो जिस कंट्री में खुलेगा ये हमारे जो टेक्नीशियन है वो सेट करते हैं। और कस्टमर हमारे उसके ऊपर वेबसाइट पे ऑर्डर देते हैं। और हम यहाँ हमारे 3 कुरियरों के साथ अब टाइप हो गया, DHL, ब्लू डार्ट, और अभी पोस्ट, भारतीय पोस्ट ने भी बहुत अच्छी सेवा चालू करी है। अहमदाबाद में ही उसका कस्टम सेंटर खुला है, अभी अभी नया चालू हुआ है। तो उसके माध्यम से ये 3 कंपनी हमारे साथ, लॉजिस्टिक कंपनी 3 टाइप है। और भारत के अंदर ब्लू डार्ट भी है, फेडेक्स है, डिलीवर है, नंदन है, मारुति है, और 2-3 फ्लिपकार्ट वगैरह, ऐसे 2-3 और भी प्लेटफॉर्म है। तो ये जो ऑर्डर आते हैं उसको हम शिपमेंट के एक उसकी पूरी प्रोसेस होती है। जैसे प्रोडक्ट का बिल बनेगा, पेमेंट आया है पेपाल से, या तो आपने पेमेंट किस तरीके से लिया है उसका एक या तो उसका आता है, क्या बोलते हैं उसको, स्टेटमेंट, या उसका बिल, जो भी आप जिस बैंक से लिया है वो बैंक क्या जनरेट करती है, सबका अलग अलग नियम होता है। पेपाल से लोगे तो पेपाल एक सिटी बैंक का बिल जनरेट करती है, जो लॉजिस्टिक कंपनी है वो बिल जनरेट करती है, आपका जो माल है उसका एक बिल है। और उस समय जो ये प्रोडक्ट आप जब इंटरनेशनल लेवल पे बेचने जाते हो, तो जो देश में बेचना है, जैसे आपको US में बेचना है तो आपको US का FDA लेना पड़ेगा। आपका भारत का एक्सपोर्ट का एक आता है अलग FSSI, अब तो वो फोस्कोस हो गया, तो डिस्ट्रिक्ट का अलग आता है, स्टेट का अलग आता है, या डोमेस्टिक कंट्री का अलग आता है अपनी, और उसको एक्सपोर्ट में डालना है तो उसका एक अलग आता है। तो वो जो उसके साथ आपको आई कोड भी लेना पड़ेगा, उसके साथ बैंक का
एडी कोड भी लेना पड़ेगा, उसकी एक पूरी प्रोसेस है जो मेरे से ज़्यादा सागर भाई अच्छे से समझा पाएंगे। तो उस प्रोसेस कोई भी कर सकता है। ये जितना हमें दूर से डराया जा रहा है इतना ऐसा कुछ है नहीं। एक्सपोर्ट की जो प्रोसेस है वो वेरी सिंपल प्रोसेस है। बस आपको एक अच्छे एडवाइज़र के साथ जुड़ना पड़ेगा, अच्छे सीए के साथ या तो अच्छे कंसल्टेंट्स के साथ। और आप यदि इंग्लिश पढ़ सकते हो, बोल सकते हो, ऐसी आपकी कंडीशन है तो आप 2-4 महीना सागर भाई जैसे लोगों के मार्गदर्शन में रहोगे तो मुझे नहीं लगता किसी की आपको एडवाइस की ज़रूरत रहेगी। तो इस प्रकार से ये एक्सपोर्ट का एक पॉइंट हुआ। अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि चाइना यहाँ से ग्राउंडनट मंगवाता है, चाइना यहाँ से मूंगफली मंगवाता है, तो वो क्या करता है, उधर प्रोटीन की आइटम बनाता है। पीनट बटर है, प्रोटीन पाउडर है, बिस्किट है, चॉकलेट है। तो हम लोग क्या साले गधे हैं इधर? हाँ, हमें नहीं बनाना चाहिए। और हमारी सरकार कितनी सपोर्ट करती है पता है? 35% सब्सिडी ग्रांट। आज तक भारत के इतिहास में ये पहली बार है सीधी सरकार इन्वॉल्व होती है। सब्सिडी में कोई बिचौलिया नहीं, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से सीधा आपका अकाउंट। इतना अच्छा आज तक कभी कानून नहीं था। वहां से 1 करोड़ आता और इधर 10 लाख मिलता है। ये व्यवस्था थी पहले। और अभी कहने का मेरा दूसरी बात पे था, एक तो ये सरकार की स्कीमें भी अच्छी है, उसके साथ साथ जो है ना कई देश ऐसे हैं जिसके पास नॉनवेज में प्रोटीन है एक, उसके अलावा उसको प्रोटीन चाहिए तो भारत में ही आना पड़ेगा। उसके अलावा कहीं सोर्स है ही नहीं प्रोटीन का। आपको पता है पीनट बटर मिलता है मार्केट में, कितने लोग जानते हैं? क्या रेट से किलो मिलता है? 500 रुपया किलो, राइट। मूंगफली का दाने ग्राउंडनट पीनट का रेट क्या है पता है आपको? अभी बड़े हैं, अभी 150 रुपया है। रनिंग रेट उसका 100 रुपया रहता है, 115 रुपया। अब वो पीनट बटर बनाने की फैक्ट्री देखी है आपने कभी? देखी है? नहीं देखी है ना। वो फैक्ट्री ऐसी होती है कि उसकी एक लिमिट होती है। 1 घंटे में 100 किलो 500 किलो से स्टार्ट होता है। 500 किलो पीनट सीड इधर से डालो और उधर आपको 1 घंटे में 500 किलो पीनट बटर बना के दे देगा। आपने कितना कीमत वाला पीनट डाला, उधर से कितने का किलो निकला? तो वो मशीन में कोई सोना आ जाता है क्या? बीच में कुछ डाला हुआ है क्या उसने? ये हम लोग जो है ना इतने अजागरूक अवस्था में जीवन जी रहे हैं। हम लोग कभी ऐसा सोचते ही नहीं है। भारत विश्व का सबसे बड़ा पीनट प्रोड्यूसर कंट्री है ना। वर्ल्ड का सबसे बड़ा पीनट प्रोड्यूसर कंट्री है भारत। और हम यहाँ से दाना बेच देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और एक्सपोर्ट के इतने सरल कानून आ गए हैं, अब तो ज़्यादा कोई झंझट है ही नहीं। 2-4 चीज़ें हैं वो तो नॉर्मल। अभी ऑनलाइन की सुविधा के कारण आपको एडी कोड, ईडी कोड, आईसी कोड, ये सारे आपको ऑनलाइन ही मिल जाते हैं। कुछ कंट्रियों की ऐसी है उसमें प्रोडक्ट आपको अप्रूव करवानी पड़ती है, पर वो उसके लिए आप सीधा नहीं काम करोगे, कंसल्टेंट्स रख लोगे या तो आप ऐसे अच्छे लोगों के मार्गदर्शन में करोगे तो आसानी से हो जाएगा। तो मुझे लगता है अब मेरा समय हो गया। अब किसी को कुछ पूछना है? जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। और ये सवाल जो है ना टेक्निकल सवाल है। मतलब बायोलॉजी के टेक्निकल मतलब लेबोरेटरी के अनुरूप सवाल है। फिर भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि गाय का दूध जो है ना उसके अंदर 5100 एलिमेंट है, 5100 कंटेंट है, माइक्रो कंटेंट। जैसे मैं थोड़े थोड़े मोटे मोटे बोल दूँ
सबसे ज़्यादा उसमें प्रोटीन है, गोल्ड है, एमोनियम है, जिंक है, ऑक्साइड है, कैल्शियम है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, आयरन है। ऐसे गाय के सिवा, देसी गाय के सिवा किसी प्राणी के दूध में ये नहीं है। अगर है तो कम है, या तो गाय के दूध में फैट बहुत कम है। फैट जो है ना वो इंसान का खुराक नहीं है। मनुष्य को कभी फैट, किसी भी प्रकार का फैट नहीं खाना चाहिए। और भैंस के दूध में फैट ज़्यादा होता है, इसीलिए मनुष्य को भैंस का दूध नहीं खाना चाहिए। और मिक्स खाते हैं कि वो खाते हैं, वो तो अपने ऊपर है, हम कहाँ से बाई करते हैं दूध को और किस तरीके से उसको लेते हैं। तो उसमें मुझे लगता नहीं है मुझे कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि वो खरीदी करना हो तो आपके ऊपर है ना। हाँ, भैंस ज़्यादा रखते हैं। उसका कारण ये है कि जो हमारी डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने भारत में डेयरी इंडस्ट्री की स्थापना करी, और वो डेयरी इंडस्ट्रीज के रूल्स ऐसे बनाए कि फैट के आधार पे दूध का कलेक्शन हो, इसीलिए फैट में रेट ज़्यादा मिलते हैं और किसान उसको ज़्यादा, देखिए पैसा के लिए सब जीते हैं। आज तक कहीं गाय के दूध का मूल्यवर्धन होके गाय के दूध का अलग से रेट नहीं दिया गया, इसलिए कोई उसको नहीं पालते। और वो एक जानबूझ के, अब उसमें अपन बात करेंगे ना तो ये डाइवर्ट हो जाएगा। वो जानबूझ के एक योजना के अंतर्गत ऐसा करने में आया है कि ताकि गाय पहले भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था से बाहर हो जाए, और जो आज हम देख रहे हैं। એટલે नहीं, ऐसा नहीं होता। गाय का और भैंस का लैक्टेशन पीरियड सेम रहता है और ड्राई पीरियड भी सेम रहता है। वो सब अलग अलग होता है। एकदम परफेक्ट जो आप बोल रहे हैं ना वो सही नहीं है कि हमारे यहाँ कुछ गायों का साल का 3-3, 4-4 हज़ार लीटर दूध है। तो वो आप कौन सी ब्रीड और कैसे नस्ल डेवलप करते हैं उस पर रहता है। मतलब नॉन प्रोडक्टिव हो जाती है तब तो बायो फर्टिलाइजर, गोबर और गोमूत्र एवरीडे देती है, वो मृत्यु तक, लास्ट डे में भी देती है। बस उसका उपयोग करना हमें सीखना पड़ेगा। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। एग्रीकल्चर में जैसे मैंने आपको बताया पीनट, ऐसे ही पोटैटो, बटेटा ने पोटैटो कहवाय, पोटैटो चिप्स, पोटैटो वेफर्स, ऐसे ही टमाटो सॉस पूरे वर्ल्ड को चाहिए। टमाटो सॉस पूरे वर्ल्ड को चाहिए। मैं ये बाय प्रोडक्ट इसीलिए बोल रहा हूँ कि प्रोसेस अपने देश में इजीली हो जाती है। दूसरी बात यह है कि प्रोसेसिंग करा हुआ जो प्रोडक्ट है उसको आप लॉन्ग ट्रांसपोर्टिंग में भेज सकते हो। जैसे टोमेटो सॉस बनाओगे आप तो उसमें प्रिजर्वेटिव डालोगे, और प्रिजर्वेटिव डालने के बाद उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ा दोगे, और सेल्फ लाइफ मतलब कंटेनर में माल जाएगा तो 3 महीना 2 महीना पहुंचने में लगेगा। तो ये जो भी चीज़ है, जैसे मैंने तो आपको 1-2 चीज़ बताई, लेकिन आप ड्राई गुवार का कर सकते हो, ड्राई भिंडी का कर सकते हो, आप पोटैटो का कर सकते हो, टोमेटो का कर सकते हो, ड्राई मिर्ची का कर सकते हो, हल्दी का कर सकते हो, अनलिमिटेड ग्राउंडनट का कर सकते हो। गेहूँ से अलग अलग आइटम बनाओ। मेरा एक साथी दोस्त है जो अभी ही तैयार हुआ है मार्केट में, पीनट से 15 प्रकार के बिस्किट बनाता है। अभी उसको एक मेरा साडू भाई बेरोजगार था, वो अभी मशरूम की खेती कर रहा है। अभी वो मशरूम एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है। सागर भाई से जुड़वाया, ये अगले 2 साल में वो मशरूम का एक्सपोर्टर बन जाएगा। तो ऐसे अभी लोगों को क्या चाहिए, पूरे वर्ल्ड में खाने के लिए क्या चाहिए? अच्छी हेल्थ देने वाली बेस्ट फूड सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट चाहिए ना। क्या चाहिए? अब वो सहजन की पत्तियों की बिस्किट बनाओ, जौ के जवारा, जौ को 15 दिन का करो, उसके पाउडर करो ड्राई करके, उसकी चॉकलेट बनाओ, उसकी बिस्किट बनाओ, उसकी नान खटाइस बनाओ। क्या नहीं बन सकता? चलिए, और कुछ पूछना है? 200 ml दूध, 200 ml दूध और 200 ml ड्रिंकिंग सोडा, प्लेन सोडा, और मिला के तुरंत पी जाना है।
और प्लेन सोडा, हाँ, वो मार्केट में कंपनियों की मिलती है ना वही। और गाय के दूध में 15 ग्राम देसी बबूल के बीज का पाउडर, गाय का दूध चरक संहिता और हरित संहिता में लिखा है कि धारोसणा दूध सर्वश्रेष्ठ, धरती पर का अमृत है धारोसणा दूध। तो जो पहले सेकंडों में मुंह में जाना चाहिए, उसके बाद उसके हर प्रति 10-10 मिनट उसकी वैल्यू डाउन होती जाएगी। और हाँ, A1 और A2 मिल्क की जो अभी आज पूरे विश्व में बात हो रही है, उसको पहले से ही समझेंगे अपन तो A1 एक प्रोटीन है और A2 भी एक प्रोटीन है। जैसे LDL कोलेस्ट्रॉल और आइडियल कोलेस्ट्रॉल, उसमें कौन सा अच्छा है वो मुझे नहीं मालूम है ना। हाँ, HDL हाई डेंसिटी अच्छा है। ठीक उसी प्रकार से दूध के अंदर दो है, A2 प्रोटीन और A1 प्रोटीन। A1 प्रोटीन है वो थोड़ा पचने में उसके अंदर जो प्रोटीन के पार्ट होते हैं, वो पार्ट ऐसे है कि वो हार्ट तक जाते हैं, वो टूटते नहीं। दाना जो होता है वो माइक्रो में होता है, मतलब बोलने के लिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वो हार्ट तक को डैमेज करके आते हैं। और A2 जो है वो प्रोटीन डाइजेस्टिव प्रोटीन है, वो आप पियोगे तो एकदम डाइल्यूट हो जाएगा। परंतु A2 प्रोटीन अब भैंस में भी आने लगा, HF में भी आने लगा, क्योंकि ये दुनिया किसी को नहीं छोड़ती। और जिन्होंने A2 और A1 प्रोटीन के ऊपर रिसर्च किया है, वो सबसे पहला देश है डेनमार्क। उसने इस चीज़ का इसीलिए प्रचार किया कि उसके पास A2 प्रोटीन वाला मटेरियल है बेचने के लिए। परंतु गाय का दूध जो है उसके अंदर 5100 कंटेन है। प्रोटीन तो एक माइनर बात हुई, उससे ऊपर चल के है कैल्शियम, जिंक, मैग्नीज, आयरन। A2 से ऊपर चल के गोल्ड, सुपाच्य गोल्ड, डाइजेस्टिंग गोल्ड, जो आयुर्वेद में यूज होता है ना, गोल्ड भस्म और ये सब। तो ये इस प्रकार का कंटेंट गाय के दूध में है। तो गाय का दूध जो है उसको A2 प्रोटीन उन्होंने इसीलिए बनाया कि उसके पास है। लेकिन A2 और A1 ये एक एक कंटेंट है, वो एक एक कंटेंट है, वो पूरा उसका आधार नहीं, उसको बेस नहीं बना सकते। मैं ये मेरी भाषा में कहूँगा तो उसको छोड़ के भी बहुत, उससे भी जैसे गोल्ड है, पचने वाला गोल्ड गाय के दूध में, वो दुनिया के किसी प्राणी के अंदर नहीं है। तो गाय का दूध जो है ना, वो एक गाय का दूध है, उसको A1 A2 प्रोटीन की मात्रा में देख के नहीं लेना चाहिए। वो एक मार्केटिंग का फंदा है, क्योंकि अब A2 भैंस में भी आता है और A2 HF में भी आता है, A2 ऊँट में भी आता है, A2 घोड़े में भी आता है और A2 गधे में भी आता है। तो A2 प्रोटीन वो एक प्रोटीन है, नो डाउट, पर उसको छोड़ के आगे भी बहुत सारे कंटेंट गाय के दूध में है। ये इंसानों ने शॉर्टकट रास्ता निकाला है। प्योर रास्ता, ओरिजिनल रास्ता उसका ये है, 10,000 साल पहले पुरानी ट्रेडिशनल सिस्टम है कि आगे पीछे मंथनी करो और पहले दूध को गर्म करो, उससे दही बनाओ, उसको आगे पीछे लकड़ी से मंथन करो, मिट्टी के मटके में उसके मक्खन निकालो, उसको मक्खन को लोहे या पीतल में गर्म करो धीमे धीमे और उसका घी बनाओ। तो ये पद्धति जो है अपनी ट्रेडिशनल पद्धति, वो श्रेष्ठ है। क्योंकि आप उसको और डीप में देखोगे तो दही जो होता है ना, उसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। उसको आप टेटेस्कोप से देखोगे ना तो उसके करोड़ों संख्या में जीवाणु दिखेंगे आपको। और जो 2800 RPM से उस दही में घुमाते हैं तो भी वो जीवाणु मर जाते हैं। तो उसके बाद यदि ऐसे 2800 RPM वाले मशीन से मक्खन निकली हुई आप खाते हो तो मांस है, नॉनवेज है, वो मक्खन नहीं है, वो दिखता नहीं है। उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो दिखेगा।
अब सेम आप कह रहे हो जो क्रीम सेपरेटर से दूध के अंदर से क्रीम को अलग करके दही बनाते हैं, तो वो भी एक मतलब उसमें जो HDL कोलेस्ट्रॉल का जो प्रमाण है वो डाउन जाता है और आइडियल का ऊपर आ जाता है, तो वो भी नुकसानकारक है। फिर ये सारे टेक्नीशियन जवाब है, तो इतना आपको संतुष्टिकारक मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं कोई टेक्नीशियन हूँ नहीं, मैं तो एकदम देसी इंसान हूँ। जी, गाय के बछड़े अभी हमारे पास भी 55 है, और उसके बायो फर्टिलाइज़र और उससे CNG गैस की जो अभी प्रोजेक्ट चल रही है, हमारे साथी दोस्त है वो रिसर्च भी कर रहे हैं, उससे 100% हम सक्सेस होंगे CNG गैस बनाने में। तो मुझे नहीं लगता फिर बछड़े हमें लेने जाने पड़ेंगे दूसरों के गोबर के लिए, तो उसका यही उपयोग कर सकते हैं हम कि उसके गोबर और मूत्र से बाई प्रोडक्ट बनाए, जिससे उसकी इकोनॉमिकल वायबिलिटी बनी रहे कि उसका खर्चा वो खुद निकाले, और आपके जितने एनर्जी मैन पावर लगते हैं उसका खर्चा भी उससे निकल जाए। और ये मैंने कहा ना, ग्रीन दुबई जैसे आप प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप उसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। US में, UK में, जापान में गोबर की बायो फर्टिलाइज़र बनती है, उसकी बहुत बड़ी डिमांड है। आप गहराई में जाके देखोगे तो समझ में आएगा। सर वो ऐसा है ना, वो अलग अलग होता है, आप कौन सी मेथड से बनाते हो। मैं लगभग 30 से अधिक बायो फर्टिलाइज़र बनाने की प्रोसेस जानता हूँ, तो अलग अलग प्रोसेस की अलग अलग कॉस्टिंग आती है और उसकी अलग अलग रेट निकलती है। देखिए, बिना गर्म किए भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर उसमें आपकी गायों की सावधानियाँ होनी चाहिए, गायों में कोई बीमारी ना हो, गायों में कोई इन्फेक्शन ना हो, दूध में कोई इन्फेक्शन ना हो। पर मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि गर्म करके ही करें। 40 डिग्री 50 डिग्री तक जा सकते हैं, 60 तक गए तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उसको अष्टांग हृदय में उसके बारे में वर्णन है। गाय का घी जितना पुराना उतना अच्छा, 1 साल 2 साल 10 साल जितने साल पुराना है उतना रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा। जैसे 2 साल पुराना घी खाओगे तो 2 गुना रिजल्ट आएगा, 10 साल पुराना खाओगे तो 10 गुना रिजल्ट आएगा, ऐसा लिखा है उसमें। नहीं, वो अलग बात होगी, वो दोनों बात अलग अलग है। एक्सपायरी डेट, आप बिजनेस के लिए जब घी को लॉन्च करते हो तो आपको 9 महीने की गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से आपको 9 महीने की एक्सपायरी डेट लगानी पड़ेगी। पर जब ये माताजी कहती है कि पुराना करके खाना है, तो आप 100 साल भी घर में रख सकते हो। मैंने 200 किलो घी गायों के बीच में JCB से गड्ढा करके डाला है, मिट्टी के मटके में भर के। उसको मैं बेचूंगा जब मेडिसिन बन जाएगी तब। 8 साल हुए अभी, 3 साल के बाद बेचेंगे, तो वो भी एक बिजनेस है। मैं अभी कहीं गया नहीं हूँ, एक दुबई गया था एक बार बस, और मैं जाना चाहता नहीं हूँ। मुझे 13 देश से इन्विटेशन है, जो चलो गुजरात करके एक इवेंट होती है ना अमेरिका में, US में, उसमें उन्होंने मुझे, वो एक संस्थान है जो गुजरात का ही है, जो नरेंद्र भाई मोदी को उन्होंने बुलाया था और अमेरिका सरकार ने वीज़ा नहीं दिया था। वो संस्था ने मुझे लेटर भी दिया हुआ है, वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट भी कर दिए है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ जाना अभी, मेरा इधर ज़्यादा ज़रूरत है। जब फ्री हो जाऊँगा तो जाऊँगा फिर। हाँ, मिट्टी और कांच, उसको सूर्य का उजाला नहीं मिलना चाहिए, अंधेरे में ही रखना चाहिए। क्या क्या? हाँ हाँ हाँ, देखिए, गाय के गोबर से मीथेन जो निकलता है ना, वो माइक्रो में निकलता है, और वो मीथेन ओजोन तक नहीं पहुंचता। ये जो रिपोर्ट है ना 100% गलत है। ओजोन जो टूटता है ना, ओजोन का लेयर, वो मात्र केमिकल के धुओं से ही टूटता है। गाय के गोबर, देखिए मैं आपको एक और बात बताता हूँ, एक गाय दिन में कितना गोबर देती है? 10 किलो, है ना। देसी गाय की संख्या भारत में कितनी है? नहीं, वो गलत है, पूरे गलत है वो रिपोर्ट।
क्योंकि गाय के गोबर में देखिए ऐसा है ना, ये भी एक षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र इसीलिए है कि गाय के गोबर से देखिए इथेन, मीथेन, नाइट्रोजन, एमोनियम, फॉस्फेट सब निकलता है। तो आपने मीथेन एक को ही क्यों ऑब्जर्व करके बाहर निकाला? आपको पता है गाय के गोबर से लिग्नाइन, सेलेनियम, मोनोसेलेनियम ये निकलता है, वो पता है कि नहीं पता है आपको? तो वो 1 किलो का रेट 80,000 रुपया है मोनोसेलेनियस का। कितना? 1 किलो का रेट। पर मैं उस पर कभी बात इसीलिए नहीं करता क्योंकि गाय, अब वो एक बात हो गई, ठीक है। उन्होंने खाली मीथेन ही डिक्लेयर किया कि इसमें मीथेन वायु है और जो ओजोन को तोड़ता है। उसके अंदर मोनोसेल्यूलेस है, लिग्नाइन है ना, फाइबर है, उसके बारे में कोई बोला नहीं है। दूसरी बात, गाय का 1 ग्राम गोबर 300 लाख करोड़ बैक्टीरिया का पोषण है। अब उस बात को मैं थोड़ा घुमा के ले जाऊंगा अलग से। पूरा ब्रह्मांड चलता कैसे है? बैक्टीरिया से। आपकी बॉडी में भी बैक्टीरिया है, आपके स्टमक में भी बैक्टीरिया है, आपकी हर जगह पे पसीने में भी बैक्टीरिया है, आप जो सांस लेते हैं ना वो भी बैक्टीरिया है, निकालते हैं वो भी बैक्टीरिया है। सबका ग्रुप अलग अलग है, ठीक है। अब खेत के अंदर जो बैक्टीरिया काम करते हैं वो बैक्टीरिया काम छोड़ देंगे तो पैदा होना बंद हो जाएगा। राइट? ये मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ। अब वो बैक्टीरिया को हम खुराक नहीं देंगे तो बैक्टीरिया मर जाएंगे। वो बैक्टीरिया का पहला खुराक है गाय का गोबर। वो नहीं बताया उसने, मोनोसेल्यूलेस है वो नहीं बताया उसने खाली मीथेन ही बताया। तो एक योजनाबद्ध तरीके से भारतीय समाज को गाय से दूर करने की एक सिस्टम चल रही है। अभी IVRI वालों ने कहा था कि गाय के गोमूत्र पीने से रोग होता है, बैक्टीरिया होता है। मैं अभी, मेरा प्रेजेंटेशन था 250 वैज्ञानिकों के बीच में, वहाँ मैंने उसको लिया अच्छे से। तो वो बोले यार आपकी बात तो सही है। अभी उसने मेरा प्रेजेंटेशन अप्रूव करके ICRI दिल्ली में भेजा है। अब मैं दिल्ली में प्रेजेंटेशन ICRI के साइंटिस्टों को करूँगा कि ये चीज़ जो है ना समझने की चीज़ है, ये खाली बोलने की चीज़ नहीं है। और लोग क्या है, चीज़ों को समझते नहीं है। आपको और मेरे को दोनों को पहले समझना चाहिए कि ये बात क्या है। यदि पृथ्वी को गोमूत्र और गोबर मिलना बंद हो जाएगा ना तो पृथ्वी प्रोडक्शन करना ही बंद कर देगी। तो गोबर का सबसे पहला हक पृथ्वी का है। अब उन्होंने ये बताया, ठीक है। कल का हमारा जो एमगिरी का कार्यक्रम था, वहाँ वरिष्ठ वैज्ञानिक भारत सरकार के आए थे। उसने कहा, मैं क्लिप 2 दिन में उसकी वीडियो हमारे यूट्यूब में आ जाएगी। उसने कहा कि उन्होंने 10 कमरे में अलग अलग प्राणियों के मड से धुआं किया था, ठीक है। और उसके अंदर पहले ऐसे बैक्टीरिया भरे थे जो नुकसानकारक, 10 से 10 कमरों में हवा से। उसके बाद वो 10 कमरों में, एक में ऊँट का किया, घोड़े का किया, गाय का किया, भैंस का किया, बकरी का किया, भेड़ का किया, खरगोश का किया। सबकी मड के अंदर कुछ अलग अलग डाल के, सेम चीज़ें डाल के धुआं किया सभी कमरों में। फिर उसका सभी कमरों का एनालिसिस किया। तो नुकसानकारक बैक्टीरिया जो बाहर से डाले थे वो गाय के गोबर और घी से जहाँ धुआं हुआ था ना, वहाँ सारे मर गए। नुकसान करने वाले बैक्टीरिया सारे मर गए और जो फायदा करने वाला है वो बचे। और बाकी के सब में नुकसान वाले जैसे के जैसे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक भारत सरकार का साइंटिस्ट कह रहा है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो चीज़ को बाहर लानी चाहिए उसको लिए हम आज तक काम नहीं किया। उसके ऊपर और दूसरी बात करता हूँ, हम सब यज्ञ करते हैं और यज्ञ का एक पूरी एक लॉबी विरोध भी करती है, ठीक है, मैं मना नहीं करता। जिसके मन में जो है वो स्वतंत्र भारत है, आज़ाद भारत है, अपना विचार कोई भी रख सकता है ना। पर प्रकृति कभी क्रिश्चियन को अलग हवा देती है, मुसलमान को अलग हवा देती है और हिंदू को अलग हवा देती है। ऐसे करती है क्या? किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। गाय के गोबर से आप एक छोटा सा आग लगाओ इधर। अग्नि का वैज्ञानिक स्वरूप क्या है, कोई बताएगा क्या? साइंस के रूप में अग्नि का क्या स्वरूप है? अग्नि का वैज्ञानिक स्वरूप है, आप याद रख लेना, आप उसको सॉलिड दोगे उसको वायु में कन्वर्ट करेगा। ये विज्ञान है अग्नि का, समझ में आता है? उसका प्रमाण भी मैं देता हूं कि आप एक छोटा सा आग लगाओ,
ठीक है, गाय के गोबर के उपले से। उसके पास में एक कटोरी मिर्ची भर के रखो तो कुछ आएगा क्या? पास में रखने से कुछ नहीं होगा। मिर्ची को पास में रखोगे तो कुछ नहीं होगा। वही मिर्ची को आप आग में डाल दो तो क्या होगा? कोई रह नहीं पाएगा, हाची हाची हो जाएंगे सब। क्यों? ऐसा क्या हो गया भाई? आप तो उधर खड़े हो, आग तो इधर है। पर अग्नि ने क्या किया? आपने जो उसको सॉलिड द्रव्य दिया उसको परिवर्तित कर दिया। किसमें? वायु में। उसने प्राण के साथ मिला दिया। किस में मिला दिया? प्राण के साथ। मनुष्य प्राणी मात्र, मनुष्य नहीं, इस सृष्टि में जीने वाले हर प्राणी का पहला खुराक है प्राण। मानस, इंसान अन्न और जल के बिना 2-2, 3-3 महीना रह लेता है। हवा के बिना कोई 10 महीना निकाले, 3 महीना, 1 महीना निकाले, ऐसा कोई मिला क्या? तो शरीर का मुख्य खुराक क्या है? प्राण। और प्राण के अंदर अग्नि का काम क्या है? आप जो उसको देते हो प्राण में मिला देता है। समझ गए? तो गाय के गोबर के उपले से जो यज्ञ इसीलिए होता था शास्त्रोक्त रूप में, वो बहुत बड़ा साइंस है और बहुत, इसको कोई नकार ही नहीं सकता। आप अग्नि को जो दो, जैसे आपने मिर्ची दिया तो मिर्ची का असर हुआ, अग्नि को गाय का घी दोगे तो गाय का घी का असर होगा, अग्नि को आप अश्वगंधा दोगे तो अश्वगंधा का असर होगा। ये बहुत सारी चीजें हैं, अलग विषय अपना वो नहीं है आज, इसीलिए उसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलेंगे। अब किसी, हाँ बोलिए। हाँ 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 हाँ। देखिए वो संशोधन मैंने ही किया है एनारोबिक बैग का, और वो उसका ही प्रेजेंटेशन दिया IVRA में। अब उसको सरकार में मैं मान्यता दिलाने वाला हूँ और किसानों को सब्सिडी भी दिलाऊंगा। तो ये जैसे मैंने सभी प्रकार के बायो फर्टिलाइजर बना ली है खेत में। जो इतनी झंझट होती थी जीवामृत छानने में कि 10-10 दिन आपके कपड़े से उसकी खुशबू नहीं जाती थी। हाँ हाँ, बहुत इतना कठिन काम है, सबसे कठिन काम है वो। तो अभी जो ये एनारोबिक बैग से बायो फर्टिलाइजर बनता है ना, उसको एक सिंगल कपड़े से भी छानना नहीं पड़ता। वो सीधा ट्यूब में, फॉगर में और ड्रिप इरिगेशन में कहीं पर भी आप यूज कर सकते हो। पर इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये झंझट ही खत्म। और पूरे ब्रह्मांड में 2 टाइप के बैक्टीरिया काम करते हैं, एनारोबिक और एरोमेटिक। और एरोमेटिक जो खुली हवा के साथ काम करता है, सूर्य प्रकाश के साथ और नमी के साथ। और एरोबिक जो है एनारोबिक, वो हवा और सूर्य की गैर हाजिरी में काम करता है। काम दोनों का सेम है, टाइम लिमिट में फ़र्क है। एरोमेटिक जो है वो सूर्य और हवा के साथ में काम करेंगे तो उसका टाइम बहुत लंबा है, और एनारोबिक सूर्य और हवा की गैर मौजूदगी में काम करेंगे तो उसका टाइम बहुत कम है। जो खाद आपको खेत के अंदर खुला गोबर 8 महीने में नहीं दे सकता, 10 महीने में, वो बायो फर्टिलाइजर आपको एनारोबिक बैग 21 दिन में दे देगा। और जमीन की आदत जो है केमिकल फर्टिलाइजर की, वो 20 से 25 दिन में छुड़ा के दे देगा। तो मुझे आज ये अच्छा लगा, हो सकता है भविष्य में उसमें और संशोधन होगा तो और दुनिया के सामने रखूंगा मैं। उसका बिजनेस भी कर सकते हो, बोतल में भर के लिक्विड फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। मैंने ट्राई नहीं किया है, आप कर सकते हो ट्राई। 2 बैग में अलग अलग, एक में डालो और एक में नहीं डालो, क्या फर्क पड़ता है वो रिसर्च करके बता दो। गोबर के भस्म में 22 प्रकार के एलिमेंट है, जिंक, आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, मैग्नाइज, ये सब मेरे पास उसके यूनिवर्सिटी जूनागढ़ के रिपोर्ट भी है। और जो अपन RO से पानी निकलते हैं ना, वो न्यूट्रिशनेट पानी हो जाता है वाटर, उसके अंदर फिर से ये थोड़ा डाल के पियोगे तो न्यूट्रिशन वापस डेवलप्ड हो जाएंगे। हाँ नहीं, वो गलत है। पूरे भारत में कहीं गाय को टीबी नहीं है। ये ऐसे मैसेज आपको कौन दे देता है? आप एनिमल हस्बेंड्री में जाओ, कितने केसेस है ले आओ, भारत में एक भी जगह के गाय को टीबी नहीं है। गलत है वो गाय नहीं है ना, HF। हाँ जी,
उसके लिए हम सबको मिलके गाय आधारित अर्थव्यवस्था, गाय आधारित रोजगार, गाय आधारित बिजनेस वो खड़े करने पड़ेंगे। जीवन में मनुष्य मात्र के कदम कदम पे गाय का उपयोग, गौमूत्र का, दूध का, दही का, घी का, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो मुझे बस यही, जैसे मैं करता हूँ वैसे आप करो, ये अवेयरनेस। उसका कोई स्कूल नहीं आता अवेयरनेस का, है ना। मुझे लगता है मेरा समय समाप्त हो चुका है और समय में रहना ये प्रोग्राम की सुसंगतता है। समय के बाहर कुछ भी योग्य नहीं लगता। मिलेंगे आगे। अब हम चाहेंगे कि यहाँ अलग अलग प्रोग्राम में हम आते रहेंगे, आप सबका सहयोग रहेगा और सब अपनी अपनी जगह से गाय को अर्थव्यवस्था से जोड़ो। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हम गाय को अर्थव्यवस्था और बिजनेस की हड्डी, रीढ़ की हड्डी नहीं समझेंगे, तब तक गाय की बातें करना, खाली बातों से काम नहीं होता। माउथ टू माउथ भी पब्लिश करेंगे और हर जगह पे जहाँ जोड़ सकते हैं वहाँ गाय को जोड़ना, और जहाँ ज़रूरत पड़े हम साथ में हैं। और आगे हम यहाँ अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के भी साथ रहेंगे। और बहुत अच्छा हृदय से, भले कम लोग आए लेकिन हृदय से सुना मेरे को इतनी शांति से, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ और आजीवन आपका ऋणी रहूँगा।